हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th साइंस और मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से सीखना चाहते, तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में। क्योंकि इस चैप्टर के बारे में हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, चैनल्स पे सारी वीडियो अवेलेबल हैं। पार्ट 1 से लेकर आई थिंक पार्ट 7 तक हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ओके क्लास, तो आज हम इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यदि हम न्यूमेरिकल्स को नहीं लगा पा रहे हैं ना, तो फिर हमारा चैप्टर पढ़ना ना पढ़ना सारा व्यर्थ है। बिकॉज क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आएंगे आपके। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 100 हर साल यहाँ से एक या दो न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि यहाँ से एक भी न्यूमेरिकल मिस ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है, जहां पे लिखा हुआ है अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 5 equal parts. This part are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R into the ratio R upon R is, अब देखो क्वेश्चन में पता है क्या बोला है। क्वेश्चन आपको इसे समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि देखो इसका बेसिकली आंसर पता है क्या होने वाला है। ये आंसर गलत है, बेसिकली ये गलत है आंसर इसका। एक मिनट, ये आंसर इसका गलत है। ठीक है, इसका बेसिकली करेक्ट आंसर है 25। अब ये आया कैसे, चलो आओ इसको हम पहले सॉल्व करते हैं एक नेक्स्ट पेज पर पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इस पेज के अंदर। इस पर लिखा क्या है कि एक वायर है, एक वायर है, जैसे हमने ये वायर ड्रॉ कर लिया है ना, जिसका मेन रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है आर। अब इस वायर को ना 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो काट देते हम, 1 2 3 4 और 5। 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, इसको कट कर दिया है। और इन सभी पार्ट को आपस में क्या कर दिया है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। कैसे कनेक्ट कर दिया है, पैरेलली। तो ये हमने मान लिया कि ये पैरेलली, हमने इसको क्या कर दिया, किसी सोर्स से इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो अब इस केस में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस और पैरेलली कनेक्ट किया है और इसका रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच का रेशो क्या है। फाइनली हमको इसको सॉल्व आउट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है आपके लिए क्वेश्चन। फिर से समझा रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोला हैगा कि आपके पास में एक मैन वायर है ना, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर मान लिया हम लोगों ने। और समझते चलते, लिखते भी चलते, जो जो चीज हमको समझ में आ रही है। देखो एक सेकंड, हाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओरिजिनल ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस है वो है क्या हमारा, आर। ठीक है, अब क्या करा, इन 5 इक्वल पार्ट्स को ना, मतलब एक वायर को ना हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो एक सिंगल वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये सिंपल है। यदि मेरे को रेजिस्टेंस निकालना वायर 1 का, मतलब सिंगल पार्ट का, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना था, आर, और इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस, मतलब एक वायर का क्या मिलेगा हमको, रेजिस्टेंस। अब इन सभी वायर को हम लोगों ने क्या कर दिया है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। और जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यदि हम पांचों वायर को पैरेलली कनेक्ट कर देते, तो उस केस में आपको पता है 5 वायर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलली यदि हम कनेक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस केस में, मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं आर डेज से। तो आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है यदि पैरेलल के केस में, तो उसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ वन वायर अपॉन में नंबर ऑफ वायर्स, कितने वायर हैं। तो यदि हम इसको निकालेंगे तो आर डेस बराबर, आर वन क्या निकाला हमने, तो ये है हमारा आर अपॉन में 5, अपॉन में क्या है एन, कितने वायर हैं 5। तो हमारे पास में जो टोटल रेजिस्टेंस आया इन पैरेलल के केस में, यदि हम पांचों वायर को यदि पैरेलली कनेक्ट कर देते तो उसके आंसर आ गया आर अपॉन में 25। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब उसने बोला हैगा
कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बीच का रेशो निकालो, मतलब रेशो ऑफ आर एंड आर डेज। आपको आर और आर डेज का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो वो होगा आर अपॉन में आर डेज। तो आर कितना था हमारा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या था आर, अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या निकाला आर अपॉन में 25। और आपको पता है ये 25 कहाँ चले जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आर अपॉन में आर इंटू 25। आर से आर कैंसिल हो गया तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस मतलब रेशो क्या मिला 25। आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, अच्छे से समझना। अच्छे से क्या बोला हमने, मेरे पास में एक ओरिजिनल मतलब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है आर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करा कि इस वायर को हमने 5 इक्वल पार्ट में कट करा। अब यदि एक सिंगल पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हमने बोला रेजिस्टेंस ऑफ वन वायर इक्वल होगा टोटल रेजिस्टेंस को यदि हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो सिंगल वायर का क्या आ गया रेजिस्टेंस। अब इन सिंगल वायर को हमने पैरेलली क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया, तो ये पैरेलली इसको कर दिया है कनेक्ट। यदि हमने इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया है तो पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वन वायर अपॉन में नंबर ऑफ वायर्स। तो हमने R1 अपॉन में लिख दिया एन। अब R1 की वैल्यू कितनी थी, R अपॉन में 5, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, कितने वायर हैं 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 5 25। तुम्हारे पास में जो पैरेलल के केस में जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आया वो आया क्या R अपॉन में 25। यहां तक क्लियर है। अब रेशो निकालने का बोला क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन के अंदर बोला है रेशो निकालो। क्या निकालो, आर और आर के बीच का रेशियो निकालो। तो आर और आर के बीच का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो निकल के क्या आ रहा है हमारा 25। तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया आंसर। बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ, आप क्लियर नहीं हुआ, चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल क्या है आंसर, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। मतलब क्या लिखा है इसमें कि जो पावर है, पावर्स के बारे में अपन ने पढ़ रखा है, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड पावर, है ना, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है वॉट। यदि आपने इससे पहले की कॉन्सेप्चुअल वीडियो यदि नहीं देखी तो पहले उसको देखें, उसके बाद इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करना, तभी आपको चीजें बहुत अच्छे लेवल पे क्या होने वाली, समझ में आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि इनमें से जितनी भी आपको टर्म दे रखी है, जैसे कि पी आर दे रखा है, आई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट, मतलब पावर की वैल्यू नहीं है इसमें से, तो आपको ये बताना पड़ेगा। चलो इसको भी हम एक पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम समझेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखो हमने पढ़ा हैगा पावर, तो पावर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं पी से। पावर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड पावर, मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मतलब ई अपॉन में टी। अब आपको पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन में टी, वर्क डब्ल्यू मीन्स वर्क है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो the work done to unit positive charge from one point to another point that is called potential difference, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, है ना, W अपॉन में Q। ये बेसिकली हम लोग ने क्या पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब चार्ज को ले जाने में जो टोटल वर्क किया जाता है वो हमारा क्या होता है W। अब आपको पता है W की यदि हमको वैल्यू निकालनी है तो W बराबर क्या हो जाएगा, V के पास में Q चला जाएगा, तो ये हो जाएगा V अपॉन इंटू Q। तो यहाँ पे मैं W की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वी क्यू अपॉन में टी। यहां तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब क्या करना है, ये वी क्यू तो है। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ के अंदर कि वी इजिकल टू क्या होता है, वी इजिकल टू होता आई आर, है ना, वी इजिकल टू क्या होता है आई आर। साथ में एक फॉर्मूला और पढ़ा था आप लोगों ने करंट का, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन में टी, ठीक है। अब आप गौर से देखो ये क्यू अपॉन में क्या है टी है ना, तो क्यू अपॉन में टी है, तो इसकी जगह पे मैं क्यू अपॉन टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ आई, तो हमारे लिए मिल गया v इंटू आई। मतलब आपके पास में कुल मिला के यदि मैं बोलूँ तो पावर किसके इक्वल होता है, तो पावर एक तो w अपॉन टी के इक्वल होता है, पहला फॉर्मूला तो ये। अब w को यदि हम किस में कन्वर्ट करते हैं v अपॉन आई में, तो मतलब एक पावर का हमको एक फॉर्मूला ये भी मिल गया वी आई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब यहीं पे हम लोगों ने अभी v का फॉर्मूला पढ़ा, v इक्वल टू क्या होता है आई आर, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ तो आपको यहाँ से समझ में आएंगे ना, ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। ए आई आर, तो मैं यहाँ पर वी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ आई इंटू आर, तो यहाँ पर मैं यदि लिखूंगा
तो पावर v की जगह पे लिखे हमने i, एक i पहले से है तो i इंटू आई इजिकल टू आर, तो i का i से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। मतलब एक पावर का फॉर्मूला आपका ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। अब आप मुझे बताओ i का फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि यहाँ से अगर मैं यहाँ से i का फॉर्मूला निकालूँ तो आपको पता है i बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन में r हो जाएगा ना। ये i यहीं रहेगा तो r इसके अपॉन में आ जाएगा, तो v अपॉन में r हो जाएगा। क्लियर हो रहा। तो इस i की जगह पे मैं v अपॉन r रख सकता हूँ, तो p बराबर v अपॉन में r। देखो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर भी और r का स्क्वायर, और यहाँ पे r एक r पहले से है तो ये एक r, अब एक r से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे लिए एक नया फॉर्मूला क्या मिलेगा, v स्क्वायर अपॉन में r। मतलब पावर का एक नया फॉर्मूला हमारे सामने क्या निकल के आ गया, v स्क्वायर अपॉन में r। अब आप देखिए हमारे पास में पावर के कितने फॉर्मूले हैं, एक सेकेंड, पावर के हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए हैं। एक तो हमारे पास में ये फॉर्मूला P इजिकल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर, है ना। और एक फॉर्मूला होगा P इजिकल टू होता है आई स्क्वायर आर, और एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अब आप इससे कंपेयर करो, ये हमारे इसके अंदर क्या नहीं है। अब देखो पी आर होता है क्या, पावर इजिकल टू पी आर होता है, नहीं होता, तो ये हमारा रॉन्ग, ये हमारा टर्म नहीं हो सकती कभी पावर की। दूसरा वी आई होता है ना, मतलब ये हमारी पावर की टर्म हो सकती है। वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, हाँ ये भी टर्म हो सकती। हम लोगों ने पढ़ा है आई स्क्वायर आर, ना कि आई आर स्क्वायर, तो ये टर्म भी आपकी नहीं है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं है हमारी और ये भी नहीं है, ओनली केवल ये टर्म और ये टर्म है। क्लियर हो रहा है। तो यहां तक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया समझ में। चलिए ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको 220 वोल्ट का करंट दिया जाता है, जिसकी पावर कंज्यूमिंग करने की क्षमता कितनी है, 100 वॉट। मतलब इसकी पावर 100 वॉट का बल्ब है जो 220 वोल्ट पर क्या करता है, ऑपरेट होता है। ठीक है, यदि हम उसको 110 वोल्ट का करंट देंगे तो उस केस में वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है वो आपसे कि एक बल्ब है जो कि 100 वॉट का बल्ब है और जो कि 220 वोल्टेज पर रन होता है। ठीक है, यदि अगर हम उसको 110 वोल्ट का यदि करंट देंगे तो उस केस में वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। मतलब 220 वोल्ट पे यदि वो 100 वॉट कंज्यूम करता है पावर, तो 110 वोल्ट पर वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। क्वेश्चन ये है आपसे, क्योंकि क्वेश्चन समझना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आ गए तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या गिवन है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें तो गिवन आपको दे रखा है, आपको वोल्टेज अपन को 2 वोल्टेज दे रखे, तो मतलब हम इसको बोल सकते हैं V1। V1 वोल्ट दे रखा है आपको 220 वोल्ट, और यहीं पे अगर हम बात करें पावर, तो पावर भी आपको दे रखा है, W1 लिख देते हैं हम, कितना दे रखा है आपको, 100 वॉट। ठीक है, मतलब ये पावर है P1। ठीक है, P1 100 वॉट, क्योंकि वॉट किसकी ऐसा यूनिट होती है, पावर की। ठीक है, वहीं सेकंड क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि यदि V2 वोल्टेज यदि आपको 1110 दिया जाएगा तो उस केस में पावर क्या होगी, मतलब P2 की वैल्यू आपको निकालने का वो बोल रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ, यार चीजें समझ में आ रही है कि। चलिए ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो आप देखो, हमको पता हैगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर के आपने तीन फॉर्मूले पढ़े, एक तो V इंटू आई होता है, V इंटू आई हमारे इस केस में नहीं, क्योंकि हमको V और V की वैल्यू दे रखी हो और W दे रहा है, मतलब पावर है हमारे पास में। ठीक है, तो ये नहीं लगेगा। दूसरा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हैगा एक आई स्क्वायर आर, तो वो भी यहाँ पर नहीं फिट होगा। कौन सा फिट होगा यहाँ पर, यहाँ पर फिट होगा आपका V स्क्वायर अपॉन में आर वाला, है ना, V स्क्वायर अपॉन में आर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, है ना। ये हमारा पावर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यदि हम P1 के केस में देखें तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा V1 का स्क्वायर अपॉन में आर। अब आपको एक चीज बताऊं मैं, दोनों के केस के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है। रेजिस्टेंस क्या रखा, रेजिस्टेंस आपको कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आपको, सिर्फ उसने P2 की वैल्यू निकालने को बोला। ठीक है, तो ये P1 है। सिमिलरली सिमिलरली यदि अपन को यदि पावर यदि हमको P2 निकालना है तो P2 के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा हमारा V2 का स्क्वायर अपॉन में R। क्लियर हो रहा है। अब उसको अपन को निकालना है P2 की वैल्यू, मतलब हमको बेसिकली डिफरेंस, मतलब हमको एक रेशो निकालना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब तो हम पता कर पाएंगे कि यदि V2 V1 वोल्टेज देने पर यदि पावर 100 वॉट कंज्यूम करता है तो V2
पावर देने पर मतलब V2 वोल्टेज देने पर कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो मतलब हमको इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम कर देंगे बेसिकली P1 अपॉन में P2 कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं हो रही आएगा। चलो आ जाओ, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ नहीं अपन करेंगे P2 अपॉन में P1, P2 अपॉन में P1, इन दोनों के बीच का क्या निकाल देंगे हम, रेशियो। तो अपन को पता है P2 बराबर क्या होता है, तो P2 बराबर हमने देखा हैगा P2 का स्क्वायर अपॉन में R। P1 बराबर हमने क्या देखा हैगा, V1 का स्क्वायर अपॉन में R। देखो R से R क्या हो गया, कैंसल। यहाँ पे हमारे पास में क्या मिल जाएगा, P2 अपॉन में P1 बराबर V2 का स्क्वायर अपॉन में V1। अगर बच्चों के आप लोग के दिमाग में यदि आ रहा होगा सर कि हमने P2 के ऊपर क्यों रखा, देखो हमको निकालना क्या है, वैल्यू P2 निकालना है ना, इसलिए तो हमने P2 को क्या रखा, ऊपर रखा है, ताकि हमको सॉल्व ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है, अब यहाँ से हमको P2 निकालना है, तो P2 यहीं रहेगा, P1 यहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा P1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर अपॉन में V1 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल गया। P1 पावर 1 कितना है, तो पावर 1 हमारे पास में है 100 वॉट। देखो दोनों की पावर सेम है, तो हम होल ब्रैकेट लगा देंगे। V2 बराबर कितना दे रखा है आपको, 110 वोल्ट, और V1 बराबर कितना दे रखा है हमको, 220 वोल्ट का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो P2 हमको निकालना है, यहाँ पर दे रखा आपको 100, यहाँ आपको दे रखा 1110 अपॉन में 220 का स्क्वायर। 110 बन जा 110, 110 टू जा 220। ठीक है, दो बार में चला गया, ये बचा हमारे पास में P2 बराबर 100 अपॉन में, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये आ गया 4, और 4 को 100 टाइम में काट देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 25 वॉट। तो हमारे पास में पावर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, P2 बराबर हमने निकाल दिया 25 वॉट। बताइए यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया आपको। क्वेश्चन में क्या बोला हैगा कि यदि आपको 220 वोल्टेज का करंट दिया जाता है एक बल्ब को, तो वो 100 वाट पावर को कंज्यूम करता है ना। यदि 110 वोल्ट का यदि करंट दिया जाएगा, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल दिया जाएगा, तो उस केस में वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो हमें पता चला कि सर पावर जो होगा 100 वॉट मतलब 110 वोल्ट के केस में 25 वोल्ट वाट की पावर को वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आए। चलिए, समझ में नहीं आया कमेंट करना है, यदि कैलकुलेशन में यदि कोई दिक्कत हो रही है आपके लिए। इसके अलावा यदि कोई और क्यूरीज रहती तो कमेंट में बताइए, मैं वहाँ चीज़ों को सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके क्लास, तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या देख रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा है कि टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर ऑफ द फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास दो वायर हैं जिनका सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, और इनको एक बार दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट करा और दोनों को फिर एक बार पैरेलल में कनेक्ट करा, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन आया होगा। तो दोनों के रेजिस्टेंस के केस में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है सीरीज और पैरेलल के केस में, इन दोनों के बीच का क्या निकाल के दिखाओ, रेशो निकालना आपके लिए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आएगा। चलिए, साथ में क्या लिखा है, द रेशो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो आपको इन दोनों के बीच की वो निकालना है, क्या रेशो निकालना है, हीट का रेशो, कि यदि हम वायर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी और पैरेलल में कनेक्ट करने पर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, इस चीज के बारे में। ठीक है, चलिए आइए इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। चलो इसको हम समझते हैं इस पेज पर। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, आओ पहले तो सबसे पहले गिवन लिख लो। क्या लिखा हुआ है, वी हैव, क्वेश्चन में गिवन दैट वी हैव टू वायर्स, हमारे पास दो वायर है जिनकी टू वायर्स हैव सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है, एंड डायामीटर भी क्या है, डायामीटर भी सेम है। और इन दोनों वायर को एक बार सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और एक बार पैरेलली कनेक्ट किया जाता है सेम सोर्स ऑफ वोल्टेज से। ठीक है, इनका वोल्टेज भी सेम है ना, वी की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है, वी इजिकल टू भी क्या है, कांस्टेंट, वी चेंज नहीं हो रहा दोनों के केस में, सीरीज के केस में चेंज नहीं हो रहा, पैरेलल के केस में भी चेंज नहीं हो रहेगा। तो दो, अब हम बात करते हैं कि सीरीज केस में रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। R1 क्या है, R, क्योंकि इसका वायर दोनों सेम है तो रेजिस्टेंस भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा सीरीज के केस में 2R। ठीक है,
ये हमारा सीरीज के केस में निकल के आ गया रेजिस्टेंस। ठीक, अभी हीट हम बाद में निकालेंगे, पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब हमको रेजिस्टेंस निकालना है इन पैरेलल के केस में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पैरेलल का आपका फॉर्मूला होता है 1 में आर पी, इक्वल होता है किसके? 1 R1 प्लस 1 में R2 के। 1 आर पी ऐसी रहेगा, दोनों के रेजिस्टेंस क्या है? सेम है, तो इधर भी आर होगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1 आर। बेस सेम है तो आपको पता ये हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा 1 और 1 2। ठीक है, 1 आर पी। अब यदि हम इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल बराबर हो गया R/2। तो ये हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया, पैरेलल के केस में भी निकाल दिया। आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब उसने क्या बोला है कि सीरीज और पैरेलल के केस में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, इनके बीच का रेशो बताओ। तो आपको पता है हमने पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। जूल्स ने क्या बोला था कि हीट जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम के। ठीक है, और यहीं पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि V इजिकल टू क्या होता है? आई आर, और I इजिकल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में R। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ना। तो यदि मैं I की जगह पे V अपॉन R रख दूं तो V अपॉन में R रख दिया, स्क्वायर चढ़ा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ये R है ये T है, एक R से ये एक R कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में हीट का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? V स्क्वायर R T। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? मतलब ये नहीं, V अपॉन में R इंटू टी। अब अपन ने पढ़ रखा है कि यदि हम सेम सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, मतलब इसका भी वोल्टेज सेम है इसका भी वोल्टेज सेम है, मतलब V की वैल्यू कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, तो हाइट जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से हमको इस फॉर्मूले से चीजें समझ में आ गई हैं कि हीट जो है ना वो रेजिस्टेंस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनके बीच का रेशियो क्या निकलेगा? तो यदि हम हीट प्रोड्यूस करें इन सीरीज के केस में और हीट प्रोड्यूस करें इन पैरेलल के केस में, इन दोनों के बीच का रेशियो किसके इक्वल होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज, और इनवर्सली और रेशियो होगा 1 अपॉन में आर पी के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये बात क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे भाई? ये बोल रहा वो कि पहले एक बार आपने रेजिस्टेंस को लगाया सीरीज में तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, और एक बार आपने रेजिस्टेंस को लगाया पैरेलली तो उस केस में हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, और इन दोनों के बीच के हीट का क्या निकालो? रेशियो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, समझ में आ रहा है? अब आपको पता है कि सीरीज में यदि हम लगाया तो रेजिस्टेंस निकल के आया 2R, पैरेलल में कनेक्ट किया तो R अपॉन में 2 रेजिस्टेंस निकल के आ रहा। अब हमको निकालना है हीट। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन में R। V की वैल्यू सेम है दोनों केस में, टाइम भी दोनों केस में सेम है, तो हमें पता चला सर कि जो हीट होगा ना वो रेजिस्टेंस के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। अब हम निकाल लेते दोनों के केस में क्या? रेशियो, क्योंकि रेशियो पूछा तो सीरीज का रेशियो निकाल लेते हैं इनटू पैरेलल के केस में हीट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि आपको पता है हीट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया? 1 अपॉन में आर एस रेशियो 1 अपॉन में आर पी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन में आर एस। आर एस की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी? 2R रेशियो आर पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आर सॉरी 2 अपॉन में आर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमारा रेशियो चल रहा है सीरीज और हीट इन पैरेलल के केस में। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर आगे। अब आपको पता है कि 1 अपॉन यहाँ पे 1 अपॉन में 2R है, और आपको पता है रेशियो का मतलब होता है अपॉन में लिखा हुआ है कि 1 अपॉन में 2 अपॉन में R लिखा हुआ। अब आपको पता है इसको यदि मैं उल्टा करूंगा तो ये वैल्यू पता है मेरे को कैसे मिलेगी? 1 अपॉन में 2R इंटू R अपॉन में 2, ऐसी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। R से R क्या हो गया? कैंसल। तो हमको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? 1 अपॉन में 4। मतलब हमारे लिए जो हीट का रेशियो सीरीज के केस में और हीट का रेशियो पैरेलल के केस में वैल्यू क्या मिल रही है हमको? 1 अपॉन 4। मतलब इनका हमारा हमको रेशियो क्या मिल रहा है? 1:4 मिल रहा है। और आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है? आओ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी रेशियो क्या दे रखा है हमको? 1:4। तो हमारा सी बेसिकली क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आपको आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। यदि नहीं आ रहा है कमेंट करो, कमेंट में चीजें हम समझेंगे यार कि कमेंट में आपको डाउट किस तरह के डाउट आ रहे हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? हाउ इज अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं, तो अपन ने वीडियो में पढ़ा हैगा कि
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और वोल्ट को मेजर करने वाली डिवाइस को हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलली। कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलली। अब कैसे कनेक्ट, तो इसके अंदर ये लिखा है हाउ इज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। सर्किट में वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करें? मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इन 2 पॉइंट्स। तो देखो ये आपका एक सर्किट है, यहां पर ये आपका रेजिस्टेंस दे रखा है, ये हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। देखो ये पैरेलल रेजिस्टेंस के क्या कर दिया हमने? इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। लेकिन याद रखना रेजिस्टेंस का यदि ये प्लस पॉइंट है ना, आप देखो ये वाला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी के प्लस टर्मिनल से। तो आपको भी वोल्ट मीटर का प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ये वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो आपको वोल्ट मीटर का नेगेटिव पार्ट को मतलब रेजिस्टेंस के नेगेटिव टर्मिनल से क्या करना है? कनेक्ट करना। बस इस तरीके से आपको इसको कनेक्ट करना है। ये हमारे तो इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल से इतना सही पूछा है। तो आपको आई होप ये चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। अभी ये वीडियो एंड मतलब ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी। ये चैप्टर के अंदर भी न्यूमेरिकल लगभग हम दो से मतलब ये पहली वीडियो होगी, लगभग 3 से 4 वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। वीडियो लेंदी ना हो इसलिए हम लोग इसको 3-4 क्वेश्चन हर एक पार्ट के अंदर हम 4-5 5-6 क्वेश्चन के अंदर सॉल्व आउट करेंगे। तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बेसिकली हम कंप्लीट करने वाले हैं कंप्लीट साइंस और कंप्लीट मैथ्स को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। समझ में आ रहा है आपके लिए? मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।